नमस्कार साथियों, मैं एडीपीओ आलोक उपाध्याय। आज हम किशन भाई वर्सेस गुजरात राज्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के संबंध में चर्चा करेंगे। साथियों, वर्ष 2014 में एक 6 वर्षीय बालिका के रेप एवं किडनैपिंग के मामले में आरोपी को दोषमुक्त करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई थी। उस गाइडलाइन में राज्यों को यह निर्देश दिया था कि वे अपने अपने राज्य में एक कमेटी बनाएं जिसका कि कार्य प्रत्येक दोषमुक्ति की जांच करना हो कि किस कारण दोषमुक्ति हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस निर्णय में यह भी कहा था कि प्रत्येक दोषमुक्ति यानी कि किसी व्यक्ति को निर्दोष फंसाया गया है। इस बाबत उस कमेटी को जांच करने हेतु निर्देशित किया गया था कि यदि जिस भी अधिकारी के कारण दोषमुक्ति हुई है उसमें जो भी अधिकारी दोषी है उसके विरुद्ध विभागीय जांच की जाए। उक्त न्याय निर्णय के परिपालन में राज्यों के द्वारा कमेटियां बनाई गईं। हमारे कई साथियों के विरुद्ध स्ट्रक्चर पारित हुए और उनकी जांच कमेटी के द्वारा की जा रही है। आज हम इस वीडियो में इसी बाबत चर्चा करेंगे कि कैसे हम स्ट्रक्चर पारित होने से बचें, क्या हम करें जिससे स्ट्रक्चर हमारे विरुद्ध पारित ना हो। तो सर्वप्रथम मैं आईओस की बात करता हूं, विवेचकों की बात करता हूं। तो सबसे पहले जो बात ध्यान रखने की वो यह है कि अपनी जो विवेचना करें वो सुस्पष्ट और विस्तृत हो। शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में यह न हो कि हम कोई चीज़ स्किप कर जाएं, कोई चीज़ छोड़ जाएं। तो जहाँ तक संभव हो प्रत्येक जानकारी को अपने डायरी पर्चा में उल्लेख अवश्य करें। यदि कोई ऐसी साक्ष्य है जिसका कि आप एकत्र करना चाहते थे परंतु किन्हीं कारणों से वो एकत्र नहीं हो पाई है तो उस बात का हवाला भी डायरी पर्चा में अवश्य दें, जिससे कि बाद में यदि इसकी आवश्यकता हो, इस बाबत आवश्यक लगे तो हम उस डायरी पर्चा को प्रस्तुत कर सकें कि हमारे द्वारा सर्वोत्तम प्रयास करने के पश्चात भी उक्त साक्ष्य प्राप्त नहीं की जा सकी थी। साथ ही दूसरी बात जो ध्यान रखने की है वो है कि स्क्रूटनी की पूर्ति नियमित रूप से और आवश्यक रूप से करें। जो कोई विधिक अभिमत दिया जाता है उसका पूर्णतः पालन किया जाना चाहिए। अभियोजक के द्वारा जो भी राय आपको दी गई है उसको यथासंभव आप पूर्ति करें और जिस स्क्रूटनी को पूर्ति न किया जा सकता हो उस बाबत भी लेख करें ताकि भविष्य में उस चीज़ को प्रस्तुत किया जा सके। उसको अपन साक्ष्य अपने विरुद्ध यदि कोई कार्रवाई हो तो उसे हम साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सकें। मेरे साथी अभियोजकों से मैं ये निवेदन करूंगा कि कोई भी गलत अभियोग पत्र अग्रेषित न करें। ऐसा कोई अभियोग पत्र जिसमें कि स्क्रूटनी आपके द्वारा लेख की गई हो और आईओ के द्वारा स्क्रूटनी का पालन नहीं किया हो तो आप उसे इनकार कर दें, बजाय इसके कि गलत अभियोग पत्र को अग्रेषित करें। नंबर दूसरी बात कि जहां कहीं न्यायालय में किसी आवेदन को लगाया जाना आवश्यक हो तो बिना झिझक के उस आवेदन को अवश्य लगाएं, भले ही रिजेक्ट हो जाए। यदि 311 या अन्य कोई आवेदन हम एक बार लगा भी चुके हैं तो भी दोबारा उसे लगाने में किसी प्रकार की झिझक महसूस न करें, क्योंकि न्यायहित में यदि वो चीज़ आवश्यक है तो उसको अवश्य ही की जानी चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि यदि इन सब के बाद भी स्ट्रक्चर हमारे विरुद्ध पारित हो ही गया हो तो क्या करें। तो इसके दो तरीके हैं। सर्वप्रथम तरीका यह है कि त्रुटि इस प्रकार की है, त्रुटि छोटी है या इस प्रकार की है जिसे वरिष्ठ अधिकारी जानते हैं जो कि किन्हीं परिस्थितियों के कारण हुई है, तो हम उसे रिप्रेजेंटेशन करके अपने वरिष्ठ अधिकारी को विश्वास में लेके उस स्ट्रक्चर से निजात पा सकते हैं। दूसरा जो उपाय हम कर सकते हैं वो यह है कि उस बाबत उस निर्णय के विरुद्ध अपील करके हम उस निर्णय की प्राइवेट अपील भी कर सकते हैं जिसमें हमारे विरुद्ध स्ट्रक्चर पारित हुआ हो। तो साथियों, मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा कि कभी आप
लोगों के विरुद्ध स्ट्रक्चर पारित न हो। इसी कामना के साथ आज के वीडियो में इतना ही। जय अभियोजन।